बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको मालूम है कि हम एक्ट्स की सीरीज़ शुरू किए हुए हैं और हमने इससे पहले द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 पढ़े हैं। आज हम पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 पढ़ने जा रहे हैं। ये पीरा का एक्ट 2024 है और ये जो एक्ट है ये असल में एक्ट नहीं, अब ऑर्डिनेंस है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन ऑर्डिनेंस। ये जो ऑर्डिनेंस है, ये जो एक्ट है, ये शुरू में हुआ था 17 अक्टूबर 2024 को ये बनाया गया था। अच्छा जी, इसमें 82 सेक्शंस हैं और 82 सेक्शंस को चैप्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है। डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट सेक्शंस हैं। तो हम पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन चैप्टर 1 के अंदर है। चैप्टर 1 डील करता है प्रिलिमिनरी से। इसमें पहला सेक्शन है कि इसका टाइटल क्या होगा, एक्सटेंट क्या होगी, कमेंसमेंट क्या होगी और एप्लीकेशन क्या होगी। अच्छा जी, इसका नाम है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 2024। पहले इसका नाम था पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट था, फिर बाद में इसको ऑर्डिनेंस से चेंज कर दिया गया। ये पूरे के पूरे प्रोविंस में अप्लाई होता है और वो वाली डेट जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के तहत गजट में पब्लिश कर देती है, उस डेट को ये काम करना शुरू कर देता है। और इसके बाद इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। सेक्शन 2 के अंदर ये सीधी सीधी सी डेफिनेशंस हैं। वो कहता है कि इसके अंदर कुछ की टर्म्स यूटिलाइज होंगी, उनके ये मतलब हैं। एक होगा एब्सोल्यूट ऑर्डर। एब्सोल्यूट ऑर्डर एक्चुअली वो फाइनल ऑर्डर होगा जो इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। फाइनल ऑर्डर रिगार्डिंग ईपीओ। ईपीओ का मतलब है इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। इसके बाद अथॉरिटी का लफ्ज़ जहाँ पे यूज़ होगा, अथॉरिटी का मतलब है पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन अथॉरिटी, मतलब कि पीरा को अथॉरिटी इधर बोला जाता है। देन ऑथराइज्ड ऑफिसर का वर्ड यूज़ होगा। ऑथराइज्ड ऑफिसर का मतलब ये है कि सेक्शन 10 के अंदर जिस भी ऑफिसर को कोई इन्फोर्समेंट का टास्क करने के लिए अपॉइंट किया जाएगा उसको ऑथराइज्ड ऑफिसर बोलेंगे। बोर्ड जो है सेक्शन 12 के मुताबिक जो डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड है उसको बोर्ड बोला जाएगा और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। चेयरपर्सन एक्चुअली इस अथॉरिटी का हेड पर्सन होगा। कोड का वर्ड जहाँ पे यूज़ होगा उसका मतलब होगा क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड 1898, CRPC 1898 जिसको बोलते हैं। कस्टोडियन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी का वर्ड यूज़ होगा और कस्टोडियन जो होगा उसका मतलब है कि वो वाला ऑफिसर है जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को मैनेज करने, गवर्नमेंट की बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने और मैनेज करने के ज़िम्मेदार है। डिपार्टमेंट का मतलब है कि कोई भी वो तमाम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो इसके साथ अटैच हैं या वो ऑटोनोमस हैं या लोकल गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, उनको डिपार्टमेंट का लफ्ज़ दिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल एक्चुअली इस अथॉरिटी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, CEO होगा, उसको डायरेक्टर जनरल बोला जाएगा। देन डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन का लफ्ज़ यूज़ होगा। वही डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन होंगे यहाँ भी जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत थे। इंक्रोचमेंट का लफ्ज़ यूटिलाइज होगा। तो इंक्रोच का मतलब ये है कि कोई भी ऑक्यूपेशन या इंट्रूशन जो गवर्नमेंट की ज़मीन पे की है किसी ने। इन्फोर्समेंट का मतलब ये होगा कि तमाम वो वाले एक्शंस जो इस एक्ट को लागू करने के लिए यूटिलाइज किए गए हैं, इन्फोर्स किए गए हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर या इन्फोर्समेंट स्टेशन का मतलब है कि वो ऑफिसर जो ये एक्ट को नाफज करवाने का काम करेगा और जिस जगह पे ये करवाया जाएगा, जहाँ पे इनका ऑफिस होगा मेन, वो इन्फोर्समेंट स्टेशन होगा। ये सब डिविजनल लेवल पे होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है EPO, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर कोई भी इमीडिएट ऑर्डर है जो किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी को फ़ौरन रोकने के लिए लागू किया जाता है। फंड का मतलब है जो भी अथॉरिटी का फाइनेंशियल अकाउंट होगा उसको फंड बोला जाता है। ग्रीवेंस रिड्रेसल का मतलब है, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिश्नर का मतलब है वो वाला ऑफिसर जो इन्फोर्समेंट एक्शंस के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स को सुनता है, हैंडल करता है। हियरिंग ऑफिसर का मतलब ये है कि जो इन्फोर्समेंट के रिलेटेड केसेस को सुनता है। और इलीगल ऑक्युपायर वो वाला शख्स होगा जो नॉन गवर्नमेंट मेंबर है और उसने गवर्नमेंट की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो वाला ऑफिसर होगा जो किसी तरह की भी वॉयलेशंस को इन्वेस्टिगेट करने के काम करेगा। मजिस्ट्रेट का मतलब ये है कि मजिस्ट्रेट की पावर दी जाएगी।
और जो जज होगा किसी भी अदालत का। अच्छा, ऑफेंस या ऑफेंडर, ऑफेंस का मतलब जुर्म होता है, ऑफेंडर का मतलब वो जो जुर्म करने वाला होता है। जो भी स्केजुअल लॉ के मुताबिक जो भी वॉयलेशन ऑफ एक्ट होगी, या कोई भी पर्सन जो जिसके बारे में ये हो कि इसने ये जुर्म किया हो सकता है, तो वो ऑफेंडर होगा। जो ये काम होगा ऑफेंडर करेगा जो, वो ऑफेंस होगा। पेनल्टी जो भी फाइन या पनिशमेंट उस शख्स को वॉयलेशन की वजह से दी जाएगी, उसको पेनल्टी बोलेंगे। पब्लिक नॉइसेंस का मतलब यह है कि कोई भी इलीगल एक्ट जिससे आम जनता को, आम आवाम को नुकसान हो रहा है, जिसमें ब्लॉकिंग ऑफ रोड है, इलीगल डंपिंग है, ETC। देन पब्लिक पीस के हवाले से वो कहता है पब्लिक प्लेस वो वाली प्लेस है जहाँ पे तमाम लोग आ जा सकते हैं, लाइक पार्क्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, ऑफिस हैं। रेफरेंस का मतलब है कोई भी ऑफिशियल कंप्लेंट या रिपोर्ट जो ये डिपार्टमेंट अथॉरिटी को देता है। अच्छा जी, स्केजुअल लास का मतलब है वो स्पेसिफिक क्लास जो इस एक्ट के साथ जो स्केजुअल जुड़ा हुआ है उसमें मेंशंस हैं, स्पेसिफाइड हैं। देन सर्जेंट होता है एक। सर्जेंट एक्चुअली वो इन्फोर्समेंट स्टाफ होता है जिसको अथॉरिटी अपॉइंट करती है। इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। विसल ब्लोअर वो वाला शख्स है जो जो इस इदारे को वॉयलेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से खबर देता है कि फ़लाँ जगह पे कोई बंदा है वो पब्लिक इंटरेस्ट को वॉयलेट कर रहा है, तो उसको जाके आके पकड़ो। उस शख्स को विसल ब्लोअर बोलेंगे। यहाँ तक आपने ये टर्म्स देख ली हैं, अब इनका आगे इस्तेमाल भी होगा। तो चैप्टर 2 के अंदर हम देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेक्शन 3 इसमें है। पहले सेक्शन 3 डील करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी। वो कहता है कि पंजाब गवर्नमेंट है वो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करेगी। किसकी इजाज़त से, किसके इजाज़त से? गवर्नमेंट की इजाज़त से, और ये एक ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन के थ्रू होगी। गवर्नमेंट ये पीरा बनाएगी, मतलब ये क्या, गवर्नमेंट पीरा बनाएगी एक नोटिफिकेशन देके, और ये एक लीगल बॉडी होगी जिसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती है, ये कंटेक्ट्स भी कर सकती है, ये केस वगैरह भी कर सकती है। और इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर लाहौर में होगा और इसके रीजनल और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होंगे। ये ऑफिस कहाँ कहाँ होंगे? ये पंजाब में जहाँ चाहें ये वहाँ ऑफिस बना सकते हैं। इसके बाद इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस ये होगा, मेनली एक इन्फोर्समेंट बॉडी है जो स्पेशल और प्रोविंशियल लाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूटिलाइज होगी। कंपोजिशन ऑफ द अथॉरिटी, सेक्शन 4 कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी से डील करता है। वो कहता है जो अथॉरिटी है उसमें बोथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होंगे और इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी होंगे। और इसके मेंबर्स कौन कौन से होंगे इस अथॉरिटी के, उनको हम डिटेल देखते हैं। यहाँ पे मैंने पोजीशन लिखी हुई है, जो शख्स है उसका लिखा, उसकी डेजिग्नेशन इस इदारे में क्या है वो बताई हुई है। अच्छा जी, इस अथॉरिटी में जो चीफ मिनिस्टर होगा वो इसका चेयरपर्सन होगा। मीन के आजकल मरीम नवाज इसकी चेयरपर्सन है। चीफ सेक्रेटरी जो होगा वो इसका वाइस चेयरमैन होगा। इसके अलावा सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड SMBR एक होता है, जो SMBR है वो इसका मेंबर होगा। इसका सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट भी इसका मेंबर होगा, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर IG पंजाब भी इसका मेंबर होगा, सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इसका मेंबर होगा, सेक्रेटरी SN गेट भी इसका मेंबर होगा। इन लोगों पे ये अथॉरिटी मुश्तमिल होगी। और इसके अलावा भी मेंबर होंगे जिनमें शामिल है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये भी इसका मेंबर है। सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, ये भी इसका मेंबर है। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल कम्युनिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये भी इसका मेंबर है। इसके अलावा 3 मेंबर प्रोविंशियल असम्बलीज से होंगे जो MPs होंगे, जिनमें एक फीमेल मेंबर भी होगी, और इनको नॉमिनेट करेगा चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ये भी इसके मेंबर होंगे। इसके अलावा 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे जिनमें एक फीमेल होगी, और ये सिलेक्शन पैनल इसका होगा। वो आर्टिकल सेक्शन 5 में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन पैनल क्या होता है, उसकी रिकमेंडेशन के बाद इसका मेंबर बनेगी। इसके बाद एक इसका DG होगा जो मेंबर होगा, ये सेक्रेटरी होगा। अच्छा जी, इसके बाद की पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने हैं। जो चेयरपर्सन है
वो अपनी पावर्स को वाइस चेयरपर्सन को डेलीगेट कर सकती है। अब कर सकती है, वैसे कर सकता है। इसके अलावा एमपीए और इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो हैं वो जब अपॉइंट किए जाते हैं वो ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन के तहत किए जाते हैं। इसके अलावा अथॉरिटी जो है किसी भी किसी भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के साथ भी कोऑपरेट कर सकती है रिगार्डिंग डिफरेंट मैटर्स जो उस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके ज़्यादा अच्छी तरीके से हल किए जा सकते हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो हैं ये 3 साल के लिए होते हैं और ये तब तक ऑफिस में रहते हैं जब तक गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट चाहती है तब तक ये रह सकते हैं, और बाद में अगर गवर्नमेंट चाहे तो इनको निकाल सकती है, गवर्नमेंट चली गई तब भी ये निकल जाते हैं। एनी इंडिपेंडेंट मेंबर में रिज़ाइन विद 1 मंथ नोटिस। जब किसी एक इंडिपेंडेंट मेंबर ने रिज़ाइन करना है तो उसको 1 मंथ पहले नोटिफिकेशन देना होगा। सिलेक्शन पैनल जिसकी मैंने बात की वो आ गया। सिलेक्शन पैनल जो है वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के लिए बनाया जाता है। सिलेक्शन पैनल में ये मेंबर होते हैं, 3 पर्सन इसके अंदर होते हैं। 3 पर्सन जो होते हैं इसके अंदर वो चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के थ्रू इसके मेंबर बनते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है? 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स को सिलेक्ट करना, 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स को सिलेक्ट करना। और ये कैसे करता है? पैनल पब्लिक से एप्लीकेशन इनवाइट करता है, उनमें से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करता है, उनके इंटरव्यू करता है, और फिर जो फाइनल अपॉइंटमेंट ये करते हैं उनके नाम गवर्नमेंट को रेकमेंड कर दिए जाते हैं। ठीक है। और ये जो सिलेक्शन है ये स्टार्टिंग प्रोसेस से 30 दिन के अंदर अंदर होती है। स्टार्टिंग प्रोसेस से 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाती है। डीजी ऑफ अथॉरिटी जो है वो इस पैनल के एडमिनिस्ट्रेशन और सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए मदद करता है। ठीक है। डीजी ऑफ अथॉरिटी जो है इनको एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। इसके बाद क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स की बात आ जाती है। वो कहता है जो ये इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं ना सेक्शन 6 के अंदर, वो कहता है इनके पास इम्पेकेबल इंटेग्रिटी होनी चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इनके पास होनी चाहिए, और इनका सोशल वर्क, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर, इनमें से किसी डिपार्टमेंट के अंदर इनका सर्विसेज होनी चाहिए। डिसक्वालिफिकेशन कब की जाती है इनकी? वो कहते हैं ऐसा पर्सन अपॉइंट ही नहीं किया जा सकता जो किसी पब्लिक ऑफिस को रखे हुए पब्लिक ऑफिस में काम कर रहा है, या जो कोई पब्लिक सर्वेंट रहा है, या पब्लिक सर्वेंट रहा है और पब्लिक सर्वेंट से रिटायरमेंट ले ली लेकिन उसके 6 मंथ से पहले नहीं किया जा सकता उसको अपॉइंट। इसके बाद जो शख्स मेंटली या फिजिकली इल है उसको भी नहीं कर सकते, और ऐसा शख्स जो बैंकरप्ट हो चुका है या जिसने लोन वगैरह देने हैं, टैक्स होल्डर है, टैक्स डिफॉल्टर है, या ऐसा पर्सन जो किसी गवर्नमेंट की पोस्ट पे है या गवर्नमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, या कोई ऐसा शख्स जिसको करप्शन या मिसकंडक्ट के चक्कर में रिमूव किया गया था, डिसमिस किया गया था, या किसी के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस रह चुका है, या किसी के अथॉरिटी के इंटरेस्ट से इख्तलाफात हैं, ये लोग अपॉइंट नहीं किए जा सकते। इसके बाद हम मीटिंग्स ऑफ अथॉरिटी को देखते हैं। वो कहता है मीटिंग जो है किसी भी जगह या टाइम पे की जा सकती है और अथॉरिटी इसको करती है। इसके प्रेसाइडिंग ऑफिसर यूजुअली चेयरपर्सन होता है। अगर ये चेयरपर्सन एब्सेंट हो तो वाइस चेयरपर्सन होता है जो कि चीफ सेक्रेटरी है। अगर दोनों ही एब्सेंट हो तो किसी भी एक मेंबर को ये चार्ज संभालना होता है। अब जब मीटिंग में कितने लोग होने चाहिए कि काम स्टार्ट कर सके? कम से कम हाफ लोग होने चाहिए। ठीक है, हाफ लोग मीटिंग में होंगे तो तब ये काम स्टार्ट करेंगे, मीटिंग अपना आगे प्रोसीजर स्टार्ट कर सकती है। डिसीजन मेकिंग मेजॉरिटी वेट के तहत बनाई जाती है। वो कहते हैं अगर ये होता है कि दोनों एक फैसले के हवाले से दोनों साइड के वोट जो हैं बराबर हो गए हैं तो चेयर पर्सन जो है वो अपना कास्टिंग वोट डालता है, वरना वो वोट नहीं डालता। मीटिंग जो है उनको इसका डायरेक्टर जनरल जो है वो बुलाता है, और डायरेक्टर जनरल को कौन कहता है डायरेक्टर जनरल से? वो चेयरपर्सन कहता है।
जो मीटिंग है, इसकी तमाम मीटिंग के जो मिनट्स हैं, मीटिंग के जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको कौन रखता है संभाल के? डीजी रखता है। इसके अलावा इसकी कंपोजिशन में जो वैकेंसीज या जो डिफेक्ट्स हैं वो अथॉरिटी के एक्शन को इनवैलिडेट नहीं करते। यहाँ तक सेक्शन 8 तक हो गया। सेक्शन 8 के बाद हम देखते हैं सेक्शन 7 तक हो गया। सेक्शन 8 को देखते हैं। सेक्शन 8 डील करता है डायरेक्टर जनरल से। वो कहता है इसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। ये कम से कम 19वें स्केल का या इससे ज़्यादा स्केल का ऑफिसर होना चाहिए जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से हो या प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज से हो। वो सेक्रेटरी टू अथॉरिटी के तौर पे काम करता है और डिसीजन को एग्जीक्यूट करने का रिस्पॉन्सिबल है। जनरल सुपरविजन ऑफ अथॉरिटी के तो अंडर काम करता है। वो पावर्स जो उसको एक्ट के अंदर दी गई हैं उनके तहत काम कर रहा होता है। इसके बाद कमेटी की बात करते हैं। वो कहता है जो अथॉरिटी है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए कमेटियाँ बना सकती है और हर कमेटी जो है उसके पास अथॉरिटी की दी हुई पावर्स होंगी और ये जो कमेटियाँ हैं ये दूसरे एक्सपर्ट से या दूसरे पर्सन से एडवाइस और पार्टिसिपेशन मीटिंग्स कर सकती हैं, एडवाइस ले सकती हैं और उनके साथ मीटिंग्स कर सकती हैं। ये उनको मतलब कि इजाज़त दी जाती है। इसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी के हवाले से बात आ जाती है। ये वाला सेक्शन जो है पावर्स के हवाले से बात करता है। जनरल पावर को पहले हम देखें तो वो कहता है अथॉरिटी के पास ये तमाम पावर होगी कि जो भी एक्ट के पर्पसेस हैं इन्फोर्समेंट के रिलेटेड उनको फुलफिल करें। इसके अलावा स्पेशल पावर्स इसके पास क्या हैं कि ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करता है। सुपरवाइज एंड मॉनिटर हाउ गवर्नमेंट पॉलिसी गाइडलाइंस अंडर दिस एक्ट आर इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। अपॉइंट ऑफिशियल्स, हियरिंग ऑफिसर जो है उसने केसेस को डिसाइड करना होता है। ऑथराइज्ड ऑफिसर जो होता है जो BS स्केल या इससे अबव वाला होता है उसने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना होता है। ठीक है। इसके बाद असेसमेंट कंडक्ट करना भी इसका काम है। वो डिसीजन मेकिंग के लिए डाटा को एनालाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, प्लान करते हैं और उसके हवाले से फिर डिसीजन बनाते हैं। कोई भी एक्ट है, कोई भी इशू बना है उसके हवाले से वो इंक्वायरीज कैरी आउट करते हैं। रिक्रूट एंड ट्रेन एम्प्लॉयज़, स्टाफ हायर करते हैं, ट्रेन करते हैं, उनको डिसाइड करते हैं उनकी टर्म एंड कंडीशन। ठीक है। इसके अलावा डिफाइन रोल्स एंड परफॉर्मेंस। वो कहता है ये भी अथॉरिटी का काम है कि ये इस्टेब्लिश जॉब डिस्क्रिप्शन भी इस्टेब्लिश करती है, परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन सिस्टम भी बताती है, डिसिप्लिन भी मेंटेन करती है, एक्सपर्ट्स को भी हायर करती है, एडमिनिस्ट्रेशन जो इन्फोर्समेंट स्टेशंस हैं उनको मेंटेन रखती है और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है उसको जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि इन गाइडलाइंस के तहत इसने काम करना है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना ये भी इसी का काम है। स्टाफ जो है उसको टास्क असाइन करना ये भी इसका काम है और इसके अलावा इन्फोर्समेंट कैसे कैरी आउट करनी है उसका मैकेनिज्म भी इसका काम है। ये काम है इसके जो जनरल काम है बस। इसके बाद सेक्शन 11 को अगर देखें, ये एम्प्लॉयज़ ऑफ अथॉरिटी के हवाले से है। वो कहता है कि अथॉरिटी जो है जितने एम्प्लॉय उसको ज़रूरत है, जितने उसके लिए काम के लिए ज़रूरत है उतने एम्प्लॉय ये अपॉइंट कर सकती है। अपॉइंटमेंट जो डायरेक्टली की जाएगी वो अथॉरिटी के तहत की जाएगी या थ्रू डायरेक्टर जनरल या ऑथराइज्ड ऑफिसर के तहत की जाएगी। वो कहता है द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस विल बी एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स अंटिल द रूल्स आर मेड डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। वो कहता है जो टर्म एंड कंडीशन इस सर्विसेज की हैं वो इन रूल्स के मुताबिक होंगी और रूल्स जो हैं ये डिसाइड गवर्नमेंट करेगी। इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, ये एम्प्लॉय के हवाले से सारी बातें हो रही हैं। वो कहता है ये अथॉरिटी रेगुलेशंस मतलब कि कोई कानून वगैरह बना सकती है रिगार्डिंग एफिशिएंसी, डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। इसके अलावा एम्प्लॉय की डेप्यूटेशन के हवाले से अथॉरिटी जो है एम्प्लॉय को कर्ज भी दे सकती है उधारे, आइदर इट्स ओन और फ्रॉम अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेके खुद से या दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेके या डिप्यूटेशन बेसिस पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो कर रहा हो। यहाँ तक हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा चैप्टर है डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड के हवाले से। इसमें
अभी के लिए ऐसा करें कि ये चैप्टर ही रहने दें, ये 2 चैप्टर ही, और नेक्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक हमारे 11 जो सेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी 2 से 3 वीडियोस के अंदर हम इंशाल्लाह सारा ये कंप्लीट कर लेंगे। जब दूसरी वीडियो नहीं आती जब तक, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।